So hello everyone, I welcome you all to UIS. So let's discuss जो possible prelims के topics हैं different sources से. So first topic is about the Indian foreign policy and अभी कई सारे जो अप्रोच है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के कंटेक्स्ट में वो देखने को मिल रहा है. इस पर कई सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल डिस्कस कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी अप्रोच है वो किस तरीके से, और इंडिया बेसिकली फॉरेन पॉलिसी तो है ही बट इकोनॉमिक एस्पेक्ट में किस तरीके से अप्रोच रख रहा है. तो यहाँ पे देखा जाए तो द हिंदू के अंदर ही है, हैव देयर बीन चेंजेस इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है. और इसमें अगर देखा जाए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन 2022. इंडिया रिटर्न टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर अ hiatus of several years when the central government has called for review of all free trade agreements. India returned to free trade agreements, scrapped all bilateral investment treaties, and walked out of 15-nation Asian Regional Comprehensive Economic Partnership. India signed a trade agreement with UAE, Australia, and hopes to progress on talks with UAE and Gulf Cooperation Council and Canada for others. India joined the US-led Indo-Pacific Economic Forum and it later involved in trade talks too. तो यहाँ पे देखो, पहला जो एस्पेक्ट है कि यहाँ पे जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी अप्रोच पे क्या चेंजेस हो रहे हैं. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम दूसरे देश जिसके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो उसमें जैसे जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो उसमें किस भी तरह का टैरिफ है, जैसे सपोज लाइक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, कम कर दी, इस तरीके से, या नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको मिनिमम या फिर जीरो करना. नॉन टैरिफ बैरियर मतलब कोटा सिस्टम लगा देना कि हम किसी देश से इंपोर्ट कर रहे हैं तो बोला इतना ही हम करेंगे. सो ये जो अप्रोच है इसे हम लाइक वी कंसीडर इट एज अ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स. सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में प्रयास ये रहता है कि इन बैरियर्स को मिनिमम या जीरो किया जाए. सो इंडिया ने अगेन अभी अगर देखा जाए तो इंडिया का जो अप्रोच फिर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, क्योंकि वी हैव ट्राइड विद मैनी कंट्रीज़, लाइक इन देशों के साथ हमने ऑलरेडी साइन करने किया है, कई देशों के साथ हम प्रयास भी कर रहे हैं, प्रोग्रेस में है EU, GCC एंड कनाडा के साथ. तो ये स्टेटमेंट सही है. ये अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस भी आ रहा है. पहले जैसे इवन जो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप उससे हमने विड्रॉ किया था बिकॉज ऑफ सर्टेन रिजर्वेशन जो हमारा था. इंडिया ज्वाइंट द US लेड इंडो पैसिफिक, तो इंडिया ने ज्वाइंट US लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, इंडो पैसिफिक फोरम, एंड इट लेटर डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ द ट्रेड टॉक्स. तो यहाँ पे बाद में यहाँ पे लिखा इन ट्रेड टॉक्स टू, तो ये इन्वॉल्व जो ट्रेड टॉक्स है, भले इंडिया इसका हिस्सा तो बना था लेकिन जो ट्रेड टॉक्स है उसमें इंडिया ने बेसिकली पार्टिसिपेट नहीं किया था इसमें, लाइक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम से कंटेक्स्ट में. तो ये गलत है. बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं. G20 की भी बात करें तो इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हाईलाइट क्लाइमेट चेंज ट्रांजिशन, वुमेन लेड डेवलपमेंट पे इंडिया फोकस कर रहा है, क्लाइमेट चेंज ट्रांजिशन पे फोकस कर रहा है, मल्टीलेटरल जो रिफॉर्म्स हैं, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें कैसे रिफॉर्म्स लेकर आ जाए उस पर इंडिया फोकस कर रहा है. तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट इज़ 1 and 2. नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ रिलेटेड विद द एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट के कंटेक्स्ट में है ये, एंड जिसे हम रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी कहते हैं. रीजनरेटिव क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमारी किस तरीके से हैं वो बहुत सारे लेवल पे डिसाइड करता है कि किस प्रकार का उसका इम्पैक्ट सॉइल पर पड़ेगा, आसपास के इकोसिस्टम पे पड़ेगा, बहुत सारे लेवल. जैसे अगर एग्रीकल्चर कुछ इस तरीके से हो कि बहुत ज़्यादा जैसे फर्टिलाइज़र और इन सब का इस्तेमाल हो जाए तो फिर बारिश होगी तो वही फर्टिलाइज़र केमिकल आसपास के पॉन्ड्स रिवर्स में जाएगा और वहाँ की मैराइन लाइफ को अफेक्ट करेगा, बायो मैग्निफिकेशन और बायो कंसंट्रेशन जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी. तो यहाँ पे डाउन टू अर्थ पे चर्चा की गई है, दैट इज़ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में. सो यहाँ पे अगर देखो कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर. रीजनरेटिव एग्रीकल्चर इज अ कंजर्वेशन रिहेबिलिटेशन अप्रोच टू फूड and farming system. It focuses on topsoil regeneration, increasing biodiversity, improving water cycle, enhancing ecosystem, supporting biosequestration, increasing resilience to climate change, strengthening the health and vitality of farm soil. Proponent of regenerative agriculture use a variety of sustainable agriculture technique in combination. तो करेक्ट बताना. तो यहाँ पे अगर आप देखो रीजनरेटिव जो एग्रीकल्चर है ये क्या है, बेसिकली इट इज़ अ कंजर्वेशन रिहेबिलिटेशन अप्रोच फूड एंड फार्मिंग सिस्टम. मतलब यहाँ पे किस तरीके से जो सॉइल है, ऊपरी सतह है सॉइल की, उसको रीजनरेट किया जा सके, जो जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल के अंदर, उनको कैसे के नंबर को बढ़ाया जा सके. ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस होते हैं जो कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को हेल्प करते हैं. वाटर साइकिल कैसे इंप्रूव किया जा सके, इकोसिस्टम सर्विसेज कैसे इंप्रूव किया जाए, बायोसिक्वेस्ट्रेशन कैसे इंप्रूव किया जाए, कि जैसे बहुत सारे जो कार्बन कंटेंट एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है और वही कार्बन कंटेंट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उसी कार्बन का इस्तेमाल करके CO2 के फॉर्म में वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस.
फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ये काम किया जाता है, फिर वही प्लांट डाई करके और वही कार्बन आपका घुल जाता है सॉइल के साथ। सो वी कैन यूज़ दिस टर्म बायोसिक्वेस्ट्रेशन। क्लाइमेट चेंज के लिए कैसे हम रेजिलिएंट कर सकें, ऐसे कैसे हम अपने पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम को डेवलप कर सकें, एंड फार्म सॉइल की हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकें। तो ये सब कुछ आपके रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे कई प्रकार की जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, मतलब अगर जो एग्रीकल्चर है उसमें नेचुरल इनपुट का इस्तेमाल हो, जो आपकी टिल्स है, मतलब टिल का मतलब जो प्लोइंग की जाती है, हल का इस्तेमाल करके जो किया जाता है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिनिमम टिल हो, मल्चिंग हो, एक जो क्रॉप है वो क्रॉप की अगर बात करें तो जैसे ये लैंड है और क्रॉप की जो लेयरिंग, ये जो क्रॉप रेसिड्यू है उसकी लेयरिंग की जाए, तो वहाँ पे जो मल्चिंग है वो मल्चिंग आपकी किया जाए, मल्टी क्रॉपिंग हो सके, अलग अलग क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकें, नई वैरायटीज़ जो है डाइवर्स वैरायटीज़ को ग्रो कर सकें, ये सब चीज़ें हैं। तो इससे सॉइल का स्ट्रक्चर, सॉइल का जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो इम्प्रूव आपका होगा। एंड यहाँ पे फिर अगेन ओवरऑल इकोसिस्टम इंप्रूव होने से जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होगी और न्यूट्रिएंट कंटेंट सॉइल का इंप्रूव होगा और जो क्रॉप्स है उसमें भी इंप्रूवमेंट होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे बिल्कुल प्रश्न मेंस का भी फ्रेम आपके लिए हो सकता है, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट व्हाट वी कॉल इट एज अ रिसेशन। रिसेशन का मतलब है जैसे कंटिन्यूस बेसिस में अगर नेगेटिव ग्रोथ होता चला जाएगा, सो वी कैन कॉल इट एज अ रिसेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इन इन्वर्जन ऑफ यूएस ट्रेजरी यील्ड्स अ रिसेशन इज फोरटोल्ड। तो विथ रेफरेंस टू रिसेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिसेशन टिपिकली इन्वॉल्व द ओवरऑल आउटपुट इन इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर एटलीस्ट 4 consecutive quarters along with job losses, reduction in overall demand. The US National Bureau of Economic Research decide whether the economy is in recession based on its assessment of depth, diffusion, duration of impact on the economy. So recession में typically अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 2 consecutive quarters में अगर कंटिन्यूस बेसिस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन होता है, कि जीडीपी का मतलब जो भी देश के अंदर इकोनॉमी के अंदर आपका गुड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसका मनी वैल्यू से हम जीडीपी कहते हैं, और अगर उसमें नेगेटिव ग्रोथ होता है तो वो एटलीस्ट 2 क्वार्टर कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के अंदर जॉब लॉस हो रहा है, ओवरऑल डिमांड में रिडक्शन, तो कहते हैं रिसेशन की सिचुएशन आ रही है। तो ये पहला स्टेटमेंट 4 क्वार्टर्स नहीं होगा, ये 2 क्वार्टर्स होगा। और ये यूएस के अंदर खासतौर से यूएस का जो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च है उसके द्वारा देखा जाता है कि इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये सब देखा जाता है। आंसर इसका क्या होगा? 2 ओनली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट व्हाट वी कॉल इट एज कि इकोनॉमिक रिकवरी कंटेक्स्ट में है, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है तो किस तरीके से अलग अलग देश अपने इंटरेस्ट रेट को फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कैसे उनकी इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है, क्योंकि जो भी स्टेप यूएसए के द्वारा लिया जाएगा वो उसका इम्पैक्ट और भी देशों के अंदर भी कंटिन्यूस बेसिस में देखने को मिल रहा है। तो ये भी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये जो आर्टिकल आया उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी शेप। वी शेप्ड रिकवरी मीन्स इकोनॉमी बाउंस बैक क्विकली टू इट्स बेस लाइन बिफोर द क्राइसिस विथ नो हिकअप्स along the way. U-shaped economic damage lasts for a longer period of time before eventually reaching the base level of the growth again. W-shaped recession, also called double dip, the economic move beyond a recession into a period of recovery before falling back down again into another recession. तो V-shaped मतलब एक बार नीचे गया फिर ऊपर गया, U-shaped मतलब एक बार नीचे गया फिर वो नीचे रहा, मतलब चीज़ें डाउन गई फिर कुछ समय तक कंटिन्यू रहा फिर ऊपर गया। W-shaped का मतलब एक बार नीचे गया फिर ऊपर चीज़ें इंप्रूव हुई फिर नीचे गया फिर गया। तो यहाँ पे ये डबल डिप होगा, तो ये अलग अलग शेप्ड रिकवरी है। तो जैसे जैसे अगर ये शेप नीचे की तरफ जा रहा है तो मतलब ग्रोथ डाउन जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है तो रिकवरी हो रही है। तो डिपेंडिंग अपॉन द शेप इस तरीके से चीज़ें डिफाइन रहती है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि आज के समय में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो अभी टास्क फोर्स है जिसे हम कैटेगराइज करते हैं अंडर 4 कैटेगरीज। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेन रिकमेंडेशन है टास्क फोर्स कैटेगराइज्ड ब्रॉडली अंडर 4 कैटेगरीज। तो अभी एक एनिमेशन सेक्टर के लिए देखा जाए तो टास्क फोर्स ने कुछ रिकमेंडेशन एनिमेशन सेक्टर के अंदर दिया है। इस बार हिंदू पर भी हमने डिटेल डिस्कशन किया। तो एनिमेशन काफ़ी तेज़ी से ऐसा एनिमेशन और ये जो सेक्टर्स हैं एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स आपके जो है वो इमर्ज हो रहे हैं। सो यहाँ पे आपके जैसे मेन रिकमेंडेशन जो टास्क फोर्स का है वो ब्रॉडली कैटेगराइज अंडर 4 कैटेगरी। कौन कौन से 4 कैटेगरी? एक तो ग्लोबल इंडस्ट्री एक्सेस टू इंडियन मार्केट, डेवलपिंग टैलेंट इकोसिस्टम, रियलाइज डेमोग्राफिक डिविडेंड, इनहांसिंग टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल वायबिलिटी फॉर इंडियन एवीजीसी मतलब एविएशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक इंडस्ट्री। तो ये सही है, ये सही है। एंड ये जो है जो एक ये कैटेगरी है कि पहला जो एस्पेक्ट इसमें हाईलाइट किया गया है कि नेशनल, इसमें जैसे ग्लोबल इंडस्ट्री एक्सेस टू इंडियन मार्केट। सो यहाँ पे जो पॉइंट है कि
पहला जो एस्पेक्ट इसमें जो कंटिन्यूस बेसिस में हाईलाइट किया गया है कि जैसे इसमें ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल इंडस्ट्री इंडियन मार्केट को एक्सेस करे, इसका अपोजिट कि इंडियन मार्केट किस तरीके से या इंडिया ग्लोबल मार्केट को किस तरीके से एक्सेस कर सकता है, इस पर आपका फोकस आपका किया गया है। इंटीग्रेटेड प्रमोशन ग्रोथ ऑफ एवीजीसी सेक्टर, क्रिएट इन इंडिया कैंपेन भी इसी से रिलेटेड है। क्रिएट इन इंडिया जो कैंपेन है, क्रिएट इन इंडिया कैंपेन, सो क्रिएट इन इंडिया कैंपेन बेसिकली एवी सेक्टर से रिलेटेड आपका जो है इस पर फोकस किया गया। सो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी गठन करना, जिससे कि जो भी ज़रूरत है इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, रिसर्च, इनोवेशन, वो सब कुछ इसके तहत आपका किया जा सके। तो ये है, ये पीआईबी की न्यूज़ है जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये बॉम्ब साइक्लोन के बारे में ये आप रीड कर लो। अभी एक ऑफर चला अनअकैडमी के अंदर। सो माय नेम इज़ सौरभ पांडे। तो आप क्या कर सकते हो, unacademy.com में जाओ, यूपीसीएससी सेलेक्ट करो, कोड डाल दो, कोड डालोगे अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। साथ में आप मेरा जो कोर्स है करंट अफेयर्स का जो जनवरी से आ रहा है, इसके अलावा साइंस का कोर्स है, इसके अलावा टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जितने भी हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हो। अभी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 23% ऑफ का है। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोड यूज़ करना, दैट इज़ SPLIVE UIS। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।